नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 10वां चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस अध्याय को जो है सो इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। और आपको जो है सो एक एक टॉपिक को जो है सो समझाते जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते जाएगा। और सारे वीडियो को 1 से लेकर 8 तक या 10 तक जो वीडियो हैं पार्ट के, अगर उनको नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें, तब आपको और बेहतर सभी चैप्टर जो है समझ में आते जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्या है। देखिए, सबसे पहले हम अपना चैप्टर का जो है सो हेडिंग को समझेंगे कि फसल क्या है, उत्पादन क्या है, प्रबंध क्या है। देखिए, फसल का अर्थ क्या होता है, जो हम लोग फसल लगाते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो भी आगे जो सो पूरा आपको एक पूरा जो सो मिलते जाएगा नोट्स तक के रूप में, लेकिन अभी जो सब फसल ये समझ लीजिए कि फसल क्या होता है कि जब किसी पौधा या किसी, जैसे कि अनाज उगाना, जैसे कि धान की खेती करते हैं, गेहूँ का खेती करते हैं, वही फसल है, ठीक है, उसे ही फसल कहते हैं, ये समझ लीजिए। उसके बाद उत्पादन यानी कि कैसे उगाया जाता है, और प्रबंध कि उसे उगाने के लिए कौन कौन से जो है सो टेक्निक का उपयोग हम करते हैं। फिर आगे कहा जाता है, आप जानते हैं कि सभी सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। जंतुओं जंतुओं के भोजन के स्रोत इस धन में आपने पढ़ा है। मनुष्य अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करता है, और परंतु आप भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। देखिए, इसमें कहा जाता है कि मनुष्य जो है सो अपना भोजन जो है सो जंतु से भी प्राप्त कर लेता है और पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो सो हम सब भोजन क्यों करते हैं, और जिस प्रकार हम लोग जो सो भोजन के बहुत आवश्यक हैं, हम लोग के लिए भोजन बहुत अति आवश्यक है, इसी प्रकार जो सो पेड़ पौधे या जो फसल उगाते हैं उनका लिए भी जो सो उन लोगों के लिए भी जो सो भोजन को बहुत अति आवश्यक होता है। हम भोजन उनके लिए कहा जाता है, जल हो जाएगा, मिट्टी से खनिज लवण, यही सब उनके लिए जो है सो भोजन हो जाएगा। फिर आगे कहा जाता है, सभी सभी सजीव सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। उनकी अपने शरीर की वृद्धि 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 खाद खर खरवात तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता को पूरी करने हेतु क्या किया जा सकता है। कितनी बड़ी जनसंख्या आने की धरती पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव जो है सो भोजन के लिए अपना जो है सो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, और भोजन सबके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन से जो है सो अपने शरीर को जो है सो विकास कर पाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है सो भोजन कैसे दे सकते हैं, यही जो पूछा गया। फिर आगे कहा जाता है, इसके लिए खाद का निर्माण, खाद का नियमित उत्पादन, और इसके लिए जो सो खाद्य पदार्थ का जो सो नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं एवं वितरण अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले पौधे को उगाना होगा। आइए जानने कि पौधे को उगाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ, और जो सो जब हम जो सो बहुत सारी जनसंख्या पृथ्वी पर हो गई है, तो जो सो बहुत सारे जो सो भोजन भी चाहिए, और बहुत सारे भोजन के लिए जो सो क्या हमें चाहिए, हमें जो सो भारी मात्रा में जो सो फसल उगाना चाहिए, या किसी भी तरह का फसल हो, गेहूँ का हो, धान का हो, मक्का का हो, लेकिन हमें बहुत सारे बहुत अधिक पैमाने पर उगाना होगा। तो फसल का जो है सो निर्माण अर्थात जो सो इसे उत्पादन करने का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, ये देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, कृषि का प्रारंभ लगभग लगभग 10,000 साल पहले पूर्व ईसा मनुष्य मनुष्य घूम घूम के मनुष्य जो है सो घूमते थे, और हर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन का आवास की खोज में समूह में वितरित करते रहते थे। कच्चे फल और सब्जी खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतु का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर समय के साथ साथ खेती बाड़ी कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उगाने लगे, और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यानी कि पहले के जो मनुष्य थे, आज से 1000 साल पहले देखें, या 1000 साल नहीं, मतलब 100 साल पहले देखें, बहुत से साल पुराने देखें, तब जो सो पहले खेती नहीं की जाती थी। पहले जो मनुष्य क्या करते थे, जो सो घूम घूम कर अपना भोजन को ढूंढते थे। जैसे कि अगर पेड़ पौधे पर कोई फल लगा हुआ तो वहाँ से उन्हें तोड़ लेना, फिर जंतुओं को शिकार करते थे, और उसी से जो है सो अपना भोजन बनाते थे और वही खाते थे, ठीक है, और उसी से ऊर्जा प्राप्त करते थे। फिर आगे कहा जाता है फसल। अब देखिए, फसल का जो बात हो रहा था, तो वही जो सब फसल अब क्या है ये समझिएगा। देखिए, कहा जाता है उसमें, जब एक ही किस्म के पौधे
किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, इसे फसल कहते हैं। देखिए फसल का डिफिनेशन जो है सो पूरा सिंपल है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए हेडलाइन कर देते हैं, यहाँ तक आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है, जब एक ही किस्म के यानी कि जैसे धान की खेती करें तो अब सिर्फ धान का ही खेती कीजिए कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सो जब उसे नियमित रूप से यानी कि एक तौर तरीका के रूप से अगर उसे उगाया जाता है तो उसे ही हम फसल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है मकई की फसल का मकई का फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले फसल सभी मकई हो। यानी कि इस तरह से हो सकता है कि अगर आप धान का खेती करें तो पूरा खेत में जो सो धान का खेती हो, अगर गेहूं का कर रहे हैं तो पूरा गेहूं ही हो। इस प्रकार से उसे हम फसल कह सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या फसल एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, फसल तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अन्य सब्जी तथा फल भारत के विभिन्न भागों में भिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं और भारत के भिन्न भिन्न भागों में जो सो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सो फसल उगाए जाते हैं। यानी कि फसल का बात किया जाए तो एक ही प्रकार का फसल नहीं होता है, यानी फसल जो सो अनेक प्रकार का है। साग सब्जी और जैसे कि धान गेहूँ चावल ये सब का जो सो खेती बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है और भारत के हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है भारत में ताप आर्द्रता और वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, अतः देश की विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसल उगाए जाते हैं और मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार है। लेकिन अगर मौसम के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो सो 3 प्रकार का फसल उगाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन भारत के जो सो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, जिसके कारण से वहाँ जो सो वो भिन्न भिन्न समय में अलग अलग खेती करते हैं। लेकिन मौसम के विचार से अगर हम देखें तो फसल जो है सो 3 ही प्रकार का होता है और इसे जो है सो आप ध्यान में या तो रट लीजिए कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है। कि खरीफ फसल जो है सो कब से कब उगाया जाता है और खरीफ फसल में कौन से फसल आते हैं, फिर रबी फसल में कौन से फसल आते हैं और उसे कब फसल उगाया जाता है, फिर जायद फसल कब उगाया जाता है। ये सब बात जो सो आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 जायद फसल का नाम बताएं, एक खरीफ फसल का नाम बताएं, तो आप नहीं बता पाएंगे जब आप जो ध्यान से पढ़े नहीं होंगे। लेकिन जो सो इस वीडियो को देख लीजिएगा तब आपको मन से डाउट जो सो सभी क्लियर हो जाएगा और जितने भी आपके मन में प्रश्न चलते होंगे सभी प्रश्न जो है सो समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए खरीफ फसल क्या है इसके बारे में समझिए। कहा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि धान मकई मूंगफली आदि किस मौसम में बोया जाता है। देखिए जैसे कि आप देखते होंगे कि आप गांव क्षेत्र से हैं, विलेज से हैं, तो आपके गांव में जो है सो जो धान की खेती मकई की खेती और गेहूं की खेती अक्सर कब किया जाता है। अक्सर तो गांव में देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती की जाती है, तो कब की जाती है ये समझिए। देखिए कहा जाता है इन फसलों को वर्षा ऋतु जून से जुलाई के महीने में इसे बो दिया जाता है। कब? जून से जुलाई महीने में इसे बो दिया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाती है। और यह सोयाबीन कपास सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। देखिए जैसे कि खरीफ फसल है तो खरीफ फसल का एक उदाहरण दीजिए तो धान हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, मूंगफली हो सकता है, कपास सोयाबीन ये सब जो है सो सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। और इसे जो है सो जून जुलाई के महीने में इसे रोपा जाता है, बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में जो सो इसे काट लिया जाता है। ठीक है, यानी कि खरीफ फसल जो है सो आप ध्यान में रखते जाइएगा कि खरीफ फसल को कब रोपा जाता है, कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। ठीक है, जैसे कि जून से जुलाई के माह में इसे बोया जाता है और अक्टूबर दिसंबर के बीच में इसे जो है सो काट लिया जाता है और जो है सो इसका 1-2 मुख्य फसल है जैसे कि सोयाबीन कपास और धान मकई ये सब जो है सो हम लोग का क्या है खरीफ फसल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला फसल हमारा कौन सा है। देख सकते हैं आप कि जो सो धान की खेती यहाँ किस प्रकार की जा रही है। फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि धान की खेती जो है सो पूरा धान का खेत है तो धान यहाँ उगाया जा रहा है। फिर मकई का खेती आप देख सकते हैं और फिर ये कपास का खेती है। यानी कि तीनों जो सो क्या है, तीनों खरीफ फसल का खेती है और इसे जो है सो जून जुलाई के बीच में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के बीच में जो सो इसे काट लिया जाता है।
अब आगे देखते हैं रबी फसल। देखिए शीत ऋतु में बोए जाने वाले तथा मार्च तक कटाई वाले पौधे को रबी फसल कहा जाता है। गेहूँ, चना, आलू आदि के फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर में बोया जाता है तथा इसे मार्च में जो है सो मार्च में होता है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों असली आदि रबी फसल है। देखिए रबी फसल समझिए, जब जो हम लोग के यहाँ जो है सो जाड़े का मौसम आता है तो क्या होता है, उस समय जो है सो हम लोग क्या बोते हैं खेत में, हम लोग जो है सो उस समय जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो क्या रोपा जाता है, आलू। ठीक है, अब ध्यान से देखते होंगे कि आलू, ठीक है, और ये जो है सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में से बो दिया जाता है और यानी कि फरवरी मार्च आते के बीच में से काट लिया जाता है, यानी कि इसे ये जो खेती होता है पूरा तरह से विकसित हो जाता है और यह रबी फसल के अंदर आता है। तो रबी फसल को आप ध्यान में रखते जाइएगा कि रबी फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में बोया जाता है और फरवरी मार्च के बीच में से काट लिया जाता है। और इसके जो मुख्य फसल हैं ये आलू हो सकते हैं, क्या आलू है, गेहूं है और चना है, मटर है। इसे जो है सो दिसंबर के महीना में रोपा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर अगला देखिए, आप खरीफ फसल के यहाँ जो सो फिगर भी, रबी फसल के यहाँ फिगर भी देख सकते हैं कि गेहूँ, सरसों और ये जो सो मटर की खेती है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला फसल हमारा आता है जायद फसल। देखिए जायद फसल ग्रीष्म फसल, इसे ग्रीष्म फसल कहा जाता है। जायद फसल को ग्रीष्म काल में लगाया जाता है, यानी कि ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के दिनों में इनकी बुआई मार्च से जून के माह में हो जाती है। यानी कि जब मार्च आता है, जैसे कि जैसे ही रबी फसल रबी फसल का फसल जैसे ही ख़त्म होता है तैसे ही इसे जो है सो बो दिया जाता है। कौन सा, जायद फसल के, यानी कि पूरा यह गर्मी में होता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है जून माह के बीच गर्मी के मौसम में होती है और दलहनी फसलें तथा सब्जियां भी इसी मौसम में होती हैं। यानी कि इसमें जो है सो जितने दलहनी फसलें हैं, जैसे कि दाल वाले जो फसलें होते हैं, ये जो है सो यही समय में होता है। और ये जायद फसल का उदाहरण है कि जायद फसल जो है सो कब से कब होता है, ये जो है सो मार्च और जून के बीच में से बोया जाता है और यानी कि गर्मी के सीज़न ख़त्म होते होते इसे काट लिया जाता है। और या जो है सो इसके मुख्य फसलें जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो जो दलहनी फसल होते हैं, जैसे कि दाल, लहर दाल, अरहर दाल जो होता है, मूंग दाल, ये सब ज़्यादा जो यहाँ से उगाया जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है हाइटी। देखिए आगे कहा जाता है क्या होता हार्टिकल्चर। देखिए फूल पौधों की सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है हार्टिकल्चर। ठीक है, अब फिर आगे कहा जाता है आप जानते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तथा खनिज है। अलग अलग फसल द्वारा पोषक तत्व की पूर्ति होती है और हमें जो है सो अलग अलग पोषण तत्व के द्वारा जो है सो हमारे शरीर में ये सभी जो है सो अलग अलग मात्रा में जो है सो हमें मिलती है। हमारे शरीर के लिए ये सब इम्पोर्टेंट जो है सो है। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है, कुछ चावल से मिलता है तो कुछ गेहूं से, कुछ तेल से, यानी कि सभी प्रकार की जो सो प्रोटीन जो है सो हमारे शरीर में हमें फसलों से ही मिलता है, जो हम फसलें खाते हैं उसी से मिलता है। फिर आगे कहा जाता है कि पोषक तत्व के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया। अब पोषक तत्व देखा जाए कि फसल में जो कौन सा फसल है और उसमें जो है सो कौन से जो है सो अच्छे जो है सो पाए जाते हैं पोषक तत्व, उसके हिसाब से जो सो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, जो फसल हमें कार्बोहाइड्रेट देती है। फिर दूसरा कहा जाता है प्रोटीन प्रदान करने वाली, जो हमें प्रोटीन देती है वो फसल। और तीसरा कहा जाता है वसा प्राप्त करने वाली जो सो फसल। तो ये तीनों फसलों को जो सो हम पढ़ेंगे कि कौन फसल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसमें प्रोटीन मिलता है और किसमें वसा मिलता है। और ये तीनों को समझकर आगे फिर आपको बताते हैं। देखिए तो कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाले, जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वह कौन सा फसल से हमें प्राप्त होता है, ये समझिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाली प्रमुख फसल चावल है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार। इन्हें अनाज या धन फसल कहा जाता है। ये मनुष्य के भोजन के मुख्य अंग हैं। जो हमारे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब जो है ना, ये हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कहाँ के लिए, इंडिया के लिए ये मुख्य अंग है। और इसी से जो है सो हमें सबसे अधिक जो है सो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है
इसी से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, जो एक तरह से प्रोटीन हमें देता है, विटामिन देता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चावल में, गेहूं में, बाजरा में, मकई में, ठीक है, ये सब में। फिर आगे कहा जाता है प्रोटीन प्रदान करने वाली, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो देखिए कहा जाता है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, सोयाबीन, चना, मसूर दाल, अरहर दाल, मटर, ये सब जो सब फसल जो है सो जितने भी दलहन फसल आते हैं, जो दाल रोपे जाते हैं, वे सब फसल में जो सो हमें सबसे ज़्यादा जो सो प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और ये जो सो प्रोटीन देने वाले फसलें होते हैं। यानी कि ये प्रोटीन देने वाले फसल को आप याद रख सकते हैं, जो दलहन फसल होते हैं। इसके अंदर सोयाबीन आ जाता है, चना आ जाता है, मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब जो दाल होता है, ये सब जो है सो प्रोटीन ज़्यादा इसमें पाया जाता है। फिर आगे आता है वसा प्राप्त करने वाले फसल, कि वसा किससे प्राप्त होता है। तो देखिए सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी, तिल, ये सब जो जितने भी प्रकार के तेल देने वाले जो हमें मतलब फसल होते हैं, जैसे कि सरसों से हम तेल प्राप्त करते हैं, सूरजमुखी से भी तेल प्राप्त करते हैं, मूंगफली से भी। तो ये जितने तेल देने वाले फसल जो होते हैं, वो जो सो वर्षा इससे हमें प्राप्त होता है। फिर आगे कहा जाता है यदि फसलों के वसा या तेल की प्राप्ति होती है, तो इस कारण फसल को तेल वाला बीज की फसल कहा जाता है। और इसे जो है सो इसी कारण से, जो जिस फसल से हमें तेल या वसा मिलने वाली जो सो फसल होती है, उसे हम लोग कह देते हैं कि यह जो सो तेल देने वाली बीज है, ठीक है, वसा देने वाली, वसा प्राप्त होने वाली बीज है। फिर आगे कहा जाता है अन्य फसलें, विटामिन एवं खनिज लवण वाले विटामिन तथा खनिज लवण की प्राप्ति मुख्य सब्जियों से होती है। और कुछ अन्य फसल भी हैं जो सब्जी के अंदर आते हैं, उससे भी जो समय कुछ विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन जो समय प्राप्त होते हैं, और वो जो सो मुख्य रूप से वे भी जो सो हमारे भोजन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए चारा फसलें, चारा फसल व रेशेदार फसलें, जैसे जाई, सूडन, घास, बरसती आदि को जानवर के लिए चारे के लिए लगाया जाता है। यानी कि जो फसल हमें चारा देता है, वो भी जो सो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जानवर को चारा भी तो देते हैं। क्योंकि जानवर को चारा देने के लिए तो उसे हमें देना अति आवश्यक है, क्योंकि वो भी जो तो भोजन करता है, तभी तो उसके अंदर एनर्जी आता है। तो वो उसके लिए भी जो सब फसल उगाए जाते हैं, और वो चारा देने वाले फसल होते हैं। तो इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं रेशेदार फसल। जो रेशेदार फसल होता है, जिससे रेशे बनाई जाती है, जिससे ऊन बनाया जाता है, उसे हम रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे कहा जाता है कुछ फसलें जैसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल कहते हैं। यानी कि कुछ फसल ऐसे हैं जैसे जूट, कपास, ये सब फसल को जो है सो क्यों बोया जाता है, क्योंकि इससे हमें रेशा मिलता है। यानी कि इससे हमें जो सो ऊन बनाया जाता है। तो ये सब जो है सो इसी कारण से हम लोग जो सो उगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी फसल जो है सो किस प्रकार से किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है आधारित फसल पद्धति, यानी कि भारत में जो है सो फसल की पद्धति किस प्रकार है और किस प्रकार नहीं है, ये समझिएगा। देखिए कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत में जो सो कृषि उगाने में जो सो बहुत ही आगे है, और यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग जो हमारे ज़मीन का यहाँ क्षेत्रफल का हिस्सा है, यहाँ 70% भाग जो है सो पशुपालन पर निर्भर है। और हमारे देश की आबादी राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के यहाँ डेटा दे रहा है, जिसके अनुसार जो है सो 121 करोड़ हो गई थी। देश की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से फसल उत्पादन में भी वृद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने वाला लोग बढ़ रहे हैं, तो उगाने वाला तो भी लोग बढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर खाने वाले अधिक हो जाएंगे और उगाने वाले कम, तो जो सो हमारे देश में भूखमरी आ सकती है। तो दोनों जो है सो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। हमें फसल भी अधिक उगाना चाहिए, और जनसंख्या पर भी जो सो नियंत्रण लाना चाहिए। फिर आगे, क्योंकि अन्न उत्पादन के लायक भूमि सीमित है, और हमारे यहाँ जो सो अन्न उत्पादन करने के लिए जो भूमि है वो बहुत ही सीमित रूप में है, कम नहीं बोल सकते हैं लेकिन सीमित रूप में है। तथा अन्न उत्पादन की मात्रा के बीज और भी बढ़ाने की संभावना। फिर आगे कहा जाता है इस अंतर को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इसका उचित प्रबंधन, यानी कि जैसे कि बहुत ऐसे फसल आप उगाएंगे तो देखेंगे कि वह फसल जो सो उगता ही नहीं है,
तो क्यों नहीं उगता है? क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होता है। तो वैज्ञानिक जो सो इसी पर सर्च करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का बीज हमें प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि किसान को जो सो कम से कम लागत पर जो सो अच्छे जो सो क्या बोल सकते हैं, अच्छे फसल उगा पाए। फिर आगे कहा जाता है फसल के समुचित विकास के लिए उचित प्रकार की मिट्टी उत्पादन, बीज उत्पादन और कृषि औजार उचित मात्रा में खाद उर्वरक प्रयोग, सिंचाई की समुचित, यानी कि कृषि के लिए जो सो जितने प्रकार की जो पद्धति होती हैं, जैसे कि हमें जो है सो फसल उगाना है तो हमें सब कुछ अति आवश्यक है, क्योंकि सब कुछ अगर हमारे पास ना होगी फसल उगाने के लिए तो हम फसल को अच्छे से उगा सकते नहीं। अच्छे क्वालिटी के बीज चाहिए, मिट्टी हमें अच्छी चाहिए और जो है सो आधुनिक औजार चाहिए हमें फसल उगाने के लिए। तो ये सब जो है सो अति आवश्यक है। अगर ये सब नहीं होगा तो फसल हमें उगेगा लेकिन उतना ही अच्छे पैमाने से नहीं उगेगा। लेकिन ये सब आधुनिक टेक्निक का यूज कर दें तो अच्छे से उगेगा। अब आगे कहा जाता है फसल उत्पादन का कम। इन पद्धतियों का उपयोग एक व्यवस्थित क्रम से किया जाता है जिनसे फसल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मिट्टी निम्नलिखित आधारभूत कृषि पद्धति द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई, ये सब करके जो सो फसल में जो सो हम अधिक पैदावार कर सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, कटाई, भंडारण, ये सभी जो सो करके जो सो हम फसल को जो सो एक एडवांस तरीके से उगा सकते हैं, एक नए तरीके से उगा सकते हैं और इससे जो सो हमें कम दामों पर जो सो अच्छा हमें प्रॉफिट होगा। फिर आगे कहा जाता है मिट्टी की तैयारी करना, जुताई। मिट्टी को तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की तैयार अगर नहीं करेंगे तैयारी करना तो जो सो हमें अच्छी प्रकार से जुताई नहीं होगी, तब जो सो वहाँ फसल होने में जो सो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना। कृषि उत्पादन का प्रथम चरण मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल करना, यानी कि जो सो सबसे प्रथम कार्य जो फसल उगाने में होता है वह जो सो जुताई करना होता है और जो सो मिट्टी को जो सो पलटवार करना और जो है सो उसे पोल करना, यानी कि सभी जो मिट्टी के ढीके होते हैं उसे जो है सो पूरा तरह से भुरभुरी कर देना। फिर आगे कृषि के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु मिट्टी पलटना और उसका हल्का या पोल करना क्यों जरूरी है? देखिए समझिए कि मिट्टी को जो है सो फसल के उगाने से पहले जो सो उसे जुताई करना और मिट्टी को थोड़ा सा जो सो हल्का करना, पोल करना, जो उसके ढीके बंधे होते हैं उसे जो सो भुरभुरा करना क्यों आवश्यक है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कहा जाता है कि हल्की मिट्टी में जड़ गहराई तक जाती है, क्योंकि पोल मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधे की जड़ आसानी से श्वसन कर सकती है। आप जानते हैं कि मिट्टी में खनिज जल, वायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु अवशोषण भी मिट्टी में जाने जाते हैं, जीवों द्वारा अवघटित होते रहते हैं और इस प्रक्रिया में मृत जीवी में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और यह पोषक तत्व द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत से कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधे को वृद्धि में सहायता होता है और इस उलटने पलटने पर पोल करने पर पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग कर इसे जो है सो उगने में जो सो अधिक जो सो उसे फ़ायदा होता है। यानी कि जो सो सबसे पहले फसल का जो कार्य होता है वो जुताई करना, क्योंकि आप जुताई नहीं करेंगे और मिट्टी को जो सो पोल नहीं करेंगे, हल्का नहीं करेंगे तो आपका फसल जो सो अच्छी प्रकार से नहीं उग सकता है। अभी आपको मैंने बताया कि जो सो किस प्रकार जो सो मिट्टी को पोल किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए कहा जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोल बनाते हैं और हुमस बनाते हैं तथा मिट्टी को उलट पलट एवं पोल करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलट पलट एक पोल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जैसे कि देखिए मिट्टी को जो उलट पलट करने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जुताई कह देते हैं। और इसे उलट पुलट करने पर जो उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या नीचे से ऊपर आ जाते हैं और वह कुछ मर जाते हैं और कुछ किसानों के जो है सो फायदा होते हैं, मित्र होते हैं, जो फसल को उगाने के लिए या उगने के लिए जो है सो सहायता करते हैं।
आगे कहा जाता है जुताई के आवश्यक औजार कि जुताई करने के लिए सबसे जो सबसे अच्छा औजार कौन सा है। तो देखिए कहा जाता है आप जानते हैं कि जुताई के लिए कौन सा औजार उपयोग किए जाते हैं। जुताई के लिए लकड़ी का एक लोहे के विशेष औजार का प्रयोग किया जाता है जिसे हल कहते हैं। और जो लकड़ी के विशेष प्रकार के जो औजार का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग हल कहते हैं। और फिर आगे कहा जाता है लकड़ी का लोहे का बना होता है और इसे बैल भैंस ऊँट आदि जो सो ट्रैक्टर के द्वारा इसे खींचा जाता है। और पशु द्वारा खींचे जाने वाला हल में मात्र एक ब्लेड लगा होता है, जबकि ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाला हल में कई ब्लेड लगे होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। और ट्रैक्टर का प्रयोग बड़े कृषि में जुताई के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए जो हल से हम लोग जो जानवर से पशु से जो जोता जाता है बारीक खेत को जो जुताई की जाती है उसमें जो सो एक ही ब्लेड लगी होती है, लेकिन जो ट्रैक्टर होती है उसमें कई सारे ब्लेड लगे होते हैं और वह जो सो मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से ऊपर नीचे या उलट पलट कर देते हैं। फिर आगे कहा जाता है जुताई से फ़ायदा कि जुताई करने पर क्या फ़ायदा है। क्या आप जानते हैं कि जुताई के क्या फ़ायदे हैं। जुताई से मिट्टी ढीली तथा भूरीली हो जाती है। इससे पौधे की जड़ को नीचे तक गहराई तक जाने में आसानी होती है। जुताई करने से मिट्टी की जलधारा क्षमता बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान नष्ट हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। जुताई जो सो इसलिए आवश्यक है कि आप देख सकते हैं कि जो सो जल का जो सो धारा जो सो बढ़ता है और जो पौधा जो लगेगा उसका जड़ जो सो नीचे तक जाए और जो खरपतवार जो लगे होते हैं वह जो सो उखड़ जाते हैं और वह नष्ट हो जाते हैं। और जुताई से यही सब फायदा है। और आप जुताई के औजार देख सकते हैं, ये कुदाल है, ये ट्रैक्टर से जुताई करी जा रही है यहाँ, और यहाँ जो सो बैलगाड़ी से जुताई करी जा रही है। लेकिन अब अभी देखेंगे कि अभी के गाँवों में भी जो सो जाके ट्रैक्टर का ज़माना आ गया और वहाँ से ट्रैक्टर से भी जो सो कराई जाती है जुताई। अब हल का जो सो बहुत कम उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है क्या होता है पलट। देखिए क्या आपने देखा है कि अगर मिट्टी शुष्क या कड़ी हो तो क्या होगा कि मिट्टी जो है सो अगर बहुत ज़्यादा कड़ा हो या शुष्क हो तो क्या होता है। अगर खेत में मिट्टी कड़ी सूखी तथा कड़ी हो तो जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है। इससे हल चलाने में सुविधा होता है। और जुताई करने के बाद खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं जिसे पोल की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है। जैसे समझिए जैसे कि क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो खेत होती है वह पूरा तरह से सूख जाती है और उसमें पानी दी जाती है और फिर पानी देकर जो सो वहाँ हल चलाया जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, या तो फिर हो सकता है कि पशु के द्वारा हल चलाया जाता है, जिससे वह मिट्टी जो है सो ढीली हो जाती है और जो सो बड़े बड़े ढीका बन जाते हैं और उसे जो सो पोल के माध्यम से जो है सो उसे तोड़ा जाता है और मिट्टी को समतल बनाया जाता है। और समतल इसलिए बनाया जाता है कि पानी जो है सो एक जगह रुके नहीं, पानी पूरा फैल के हो और जो है सो फसल जो है सो अच्छी तरह से हो, इसी कारण से किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है पता करें कि देखिए पाटल को आपके आसपास के लोग क्या करते हैं। जो पाटल यानी कि वही जो हम लोग अपने खेत में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ढीके बन जाते हैं मिट्टी के, उसे हम लोग फोड़ते हैं, उसी को यहाँ जो सो हिंदी भाषा में पाटल कहा जा रहा है। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है क्या आपने सोचा है कि अगर मिट्टी को समतल नहीं किया गया तो क्या होगा। मिट्टी के बराबर या समतल होने के कारण सिंचाई के समय जल का फैलना कभी समरूप होता है। अगर सिंचाई की जाने वाली भूमि समतल नहीं होती है तो कहीं ज़्यादा पानी जम जाएगा और कहीं कम। और कभी जुताई के पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी डाल दिया जाता है और जो सो क्या होता है कि जो सो वह पानी बह के चला जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो हमारे खेतों में जो है सो जब मिट्टी को जो समतल कर दिया जाता है तब क्या होता है कि सिंचाई करने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि पानी जो है सो पूरा तरह से समरूप फैलता है हर जगह खेत में। नहीं तो अगर समतल नहीं किया जाएगा तो पानी कहीं कम और कहीं ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण से हो सकता है कि बीज जो है सो सड़ सकता है या फसल भी जो है सो बर्बाद हो सकता है। फिर आगे कहा जा रहा है कृषि औजार की कृषि के लिए कौन सा औजार सबसे बेटर है। फिर आगे देखिए कहा जाता है अब आप जानते हैं कि अच्छी
अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी भूरीला किया जाता है। इसके लिए कई तरह के औजार उपयोग में लाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब जुताई जब करवाई जाती है, यानी कि जब खेत में जो है जब हम बुआई करते हैं तो सबसे पहले वहाँ कार्य कौन सा होता है, जुताई करना। अगर जुताई अच्छे से नहीं होगी तब जो है सो वहाँ का जो है सो फसल अच्छा से नहीं हो पाएगा। और जुताई करके जो है सो मिट्टी को भूरीली करना बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके कारण से जो है सो फसल अच्छे से उग पाएंगे। फिर आगे कहा जाता है, आप क्या आपने हल देखा है, यह ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है जिसे पशु के द्वारा चलाया जाता है, जैसे ऊँट, बैल, ये सबसे जो है सो घोड़े से जो है सो हल को चलाया जाता है और उसी से पहले जो है सो जुताई की जाती थी। लेकिन अब इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ जो है सो बैल के माध्यम से जुताई की जा रही है। फिर आगे कहा जाता है कि इसमें लोहे की मजबूत तिनकोनी पत्ती होती है जिसे पाल कहते हैं। और यह हल मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे चारण कहते हैं, जिसके सिरे पर होता है कीप और हैंडल लगा होता है। और इसी से जो है मनुष्य, यानी कि हल चलाने के लिए एक जोड़े बैल या एक जोड़े पशु की आवश्यकता होती है और जो है सो एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। और ये तीन जीव से जो है सो या खेत को जो है किसी जगह को जो है सो जुताई की जाती है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए कहा जाता है कुदाली भी जो सो बहुत आवश्यक है। इसे जो सो हो सकता है कि खेत में जो सो जैसे कि खरपतवार आ जाते हैं उसे हटाने के लिए, यानी कि अनेक प्रकार की जो होती है खरपतवार या पानी के रास्ते बनाने के लिए, ये सब के लिए जो सो कुदाल बहुत आवश्यक होती है। देखिए कहा जाता है, आइए अब कुदाल के बारे में जानें। कुदाल एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोल करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होता है, जिससे एक सिरा का लोहे होता है। और जो है सो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार का कुदाल है और इसी प्रकार का कुदाल जो सो हम लोग को गाँवों में उपयोग किया जाता है। और यही जो है सो कुदाल क्या होता है, इसी से जो है सो हम लोग जो है सो अपने फसल को जो है सो बोने में सहायता ये करता है। फिर आगे कहा जाता है, एक चौड़ी मुंह प्लेट की लगी होती है और ब्लेड की तरह यह कार्य करता है। फिर आगे कहता है कल्टीवेटर। देखिए कल्टीवेटर क्या है, देखिए कल्टीवेटर देखिए आपने कल्टीवेटर का नाम सुना होगा। इसे ट्रैक्टर से लगाकर खेतों में जुताई की जाती है। जो खेतों में जो जुताई की जाती है ट्रैक्टर से, उसे कल्टीवेटर कहा जाता है। और वह जो सो बहुत अच्छे से जो सो जुताई करती है और बहुत बड़े भूमि को भी जो सो वह अच्छे से जुताई कर देती है। और इससे जो सो क्या होता है, जो मिट्टी जो होती है वह पूरा भूरीली हो जाती है। फिर आगे देखिए कहा जाता है काफ़ी अच्छे ढंग से की जाती है। और कल्टीवेटर का उपयोग जो है सो करने से हमारा जो सो समय भी बचता है और मजदूर भी श्रम भी बचता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और बुआई करना ये फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का हमें चुनना चाहिए। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई कहते हैं। और मिट्टी में बोने की विधि को हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं या बीजारोपण करते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बीजारोपण ही होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये हमें अगर अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं तो हमें अच्छी किस्म का फसल भी मिलता है। फिर आगे देखिए जो सो अच्छी किस्म का बीज कहाँ से लाएं। अगर आप पानी में क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण क्रियाकलाप, तो इसे मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि आप क्या कीजिए, गमले लीजिए, उसमें जो है सो जैसे कि गेहूँ आपको रोपना है तो गेहूँ जो है सो उस गमले में पानी लेकर उसमें डाल दीजिए, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और गेहूँ जैसे डालेंगे तो जो खराब गेहूँ के दाने होंगे वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे होंगे अच्छे किस्म के वह पानी के अंदर बैठ जाते हैं। जिससे जो सो हमें जो पानी के ऊपर बैठ जाते हैं उसे अलग कर देना चाहिए, जो पानी के नीचे रहते हैं उसे अलग कर देना चाहिए और पानी के ऊपर वाले बीज को जो तैर रहे हैं उसे अलग कर देना चाहिए। और हमें जो है सो पानी के नीचे जो बीज बैठ जाता है उसे ही बुआई में उपयोग लेना चाहिए, जिससे जो हमारे फसल जो सो होगा वह अच्छी फसल होगा। क्योंकि जो बीज पानी के ऊपर देते हैं वह बीज जो सो खराब हो जाते हैं। फिर आगे कहा जाता है परंपरागत औजार कि परंपरागत औजार पहले हम लोग का कौन सा था ये समझिए। तो कहा जाता है आइए सर्वप्रथम बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत औजार के बारे में जानें। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते थे और बीजों को कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3
3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थानांतरित कर देते थे। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार हल लोग चलाते थे और यहाँ एक कीप लगा होता था और वह कीप जो सो हल के माध्यम से उसमें पाइप लगा था और वह थोड़ा सा ज़मीन के नीचे जाता था और जैसे ही हल आगे चलता तैसे ही उसमें बीज डाल दिया जाता था और वह जो सो दाना आराम से जो सो धरती के अंदर जो सो ज़मीन के अंदर चला जाता था और कुछ ही दूरी पर जाता था और वह जो सो बीज रोपण में उससे भी आसानी होता था। और ये जो सो परंपरागत औजार हमारा है। अब फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है अब का आधुनिक औजार। पहले जो परंपरागत जो लोग हमें पुराने ज़माने के लोग उपयोग में लाते थे, अब हमारे जो आधुनिक अभी के आगे उसे देखिए लेटेस्ट के ये कहा जाता है आधुनिक औजार जैसे कि सीड ड्रिल। जैसे आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनाई जाती है, जिससे बुआई करने के समय श्रम और समय दोनों का बचत होता है। कहने का अर्थ ये बनता है सीड ड्रिल का कि जो सो इसमें क्या होता है कि बुआई जब किया जाता है तब जो सो समान दूरी पर, समान डिस्टेंस पर और समान गहराई में जो सो बीज का अपने आप रोपण करते आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, उसे ही हम लोग सीड ड्रिल कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या होता है छिड़का बुआई। जैसे कि हम लोग अधिकतर गाँव में देखते होंगे कि हमेशा यहाँ हमारे गांव में जो सो छिड़का बुआई होता है, सीड ड्रिल ये सब का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे गांव में जो सो हमेशा आप देखेंगे अधिकतर जो सो क्या होता है छिड़का बुआई होता है। देखिए इसके अलावा बीजों को बुआई कहीं कहीं हाथ से भी किया जाता है। इसके अंतर्गत गीली मिट्टी के ऊपर हाथ द्वारा बीजों का छिड़काव किया जाता है और इस विधि को छिड़का बुआई कहते हैं। यानी कि जब बीज को जो सो छींट कर ज़मीन में बोया जाता है उसे हम लोग छिड़का बुआई कहते हैं। और उससे क्या होता है कि जो सो बीज भी अच्छा से लगता है। और ये ज़्यादा जो सो छिड़का बुआई असमतल भूमि में की जाती है, जहाँ का भूमि जो सो समतल नहीं होता है वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा होता है छिड़का बुआई का। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि खाद एवं उर्वरक मिलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि 2 गमले लिया गया था, एक में जो है सो खाद का उपयोग किया गया और एक में जो है सो जो ऑर्गेनिक खाद होता है जिसे अकार्बनिक कहते हैं, जैसे कि गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जानवर के उसे लिया गया गमले में और एक में जो है सो मतलब मानव निर्मित जो है सो खाद बनाए जाते हैं वो लिया गया। तब जो है सो दोनों का डिफरेंट देखिए अब कि पौधे किस प्रकार दोनों गमले में उगते हैं। तो अच्छे पौधे किस में हुए जो प्राकृतिक खाद है उससे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जाता है क्या, फिर आगे कहा जाता है क्या है खाद एवं उर्वरक की। खाद और उर्वरक आखिर है क्या। तो देखिए कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते हैं। क्या करते हैं कि किसान जो है सो एक के बाद एक दूसरे फसल उगाते रहते हैं अपने खेतों में उगाते रहते हैं और जो सो खेत को खाली कभी नहीं छोड़ते हैं। इससे में मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व जो सो क्या होता है कम होने लगता है और लगातार फसल उगाने से मिट्टी में जो सो कुछ पोषक तत्वों में कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। उसे ही खाद कहते हैं और खाद देना ही जो इससे वही कहलाता है। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और इससे फिर जो है सो उसका शक्ति उसी प्रकार से वापस आ जाता है जिस प्रकार पहले होता है। फिर आगे कहा जाता है तथा मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और खाद की कमी होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। आइए खाद के बारे में विस्तार से जानें कि आखिर खाद होता क्या है। तो देखिए कहा जाता है खाद एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से होता है जो खाद होता है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं वह जो सो एक कार्बनिक पदार्थ है जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ है जो खाद है वो प्राकृतिक रूप से बनता है और यह जो सो एक प्राकृतिक रूप से बनता है जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये यूज नहीं करते हैं, जो उर्वरक होते हैं उसी को यूज करते हैं। अब देखिए उर्वरक को आगे कहा जा रहा है। देखिए सामान्य पदार्थ होते हैं जो विशेषकर जो सो इसमें पोटेशियम यानी कि अनेक प्रकार के जो सो इसमें चीज़ मिलाकर जो सो इसे बनाया जाता है और ये जो सो पौधों के लिए हानिकारक होता है। जहाँ भूमि को ये ज़्यादा डालने पर बंजर बना देता है और जो सो
इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति आज के ज़माने में अधिक से अधिक कर रहे हैं। अब फिर आगे देखते हैं। आगे अब देखिए कि अब आप जानिए कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो इससे आप समझ लीजिएगा कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। एक तरफ उर्वरक का लिखा हुआ, एक तरफ खाद का। आप पढ़ते जाइएगा और आप समझ लीजिएगा। अब फिर आगे ये भी सब समझ लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं। ये सब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बीज होता है मटर का और किस प्रकार दलहन फसलों का होता है। तो ये सब आप देख के समझ सकते हैं कि अच्छे खाद देने पर अच्छी फसल उगाई जाती है। अब सिंचाई के बारे में आगे हम देखेंगे, तो सिंचाई को समझिएगा आप। देखिए सिंचाई में क्या कहा जाता है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे में भी उपस्थित वृद्धि एवं विकास के लिए जो सो जल की आवश्यकता होती है, जिसे हम अपने भाषा में जो सो क्या कह देते हैं, सिंचाई कह देते हैं। सिंचाई का अर्थ ये डायरेक्ट समझिए कि जो पौधे होते हैं उसमें जो सो जल देना, वही सिंचाई कहलाता है। ठीक है। अब फिर आगे बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बीज जो होते हैं उसका अंकुरण जो सो यानी कि थोड़ा सा गर्म स्थिति रहेगा तो थोड़ा वहाँ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा उसे पानी दे दिया जाता है तो क्या होता है, वह अंकुरण हो जाता है और वह बीज जो सो पौधे में कन्वर्ट होने लगता है। जब उसे थोड़ा सा जल मिल जाता है तो पौधे पदार्थ जल में घुलकर ही पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर प्रत्येक भाग में जाते हैं और जल फसल को पाले एवं गर्मी से रक्षा करते हैं तथा स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखना आवश्यक है। फिर आगे ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों की सतह से भारी मात्रा में जल भाप बनकर उड़ता है, अतः वाष्पन दर अधिक होने के कारण गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। फिर सिंचाई के स्रोत क्या हमारे पास है। देखिए सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, यानी कि यहाँ से जो सो जितने प्रकार के नदी, झील, ये सब से हम जो सो डैम, पोखर, ये सब से जो सो हम सिंचाई करके जो सो अपना फसल को पैदावार अधिक बढ़ा सकते हैं और वहाँ से जल हम दे सकते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीकों से की जाने वाली सिंचाई जानवर या मजदूर इस्तेमाल किया करते थे। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पहला मोटा जैसे घिरनी, फिर दूसरा चेन पंप, यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं, पहला देखिए मोटा है, दूसरा चेन पंप, ये सब से जो है सो क्या होता है, पहले ज़माने में जो है सो ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता था। फिर डेकली, फिर रहट, ये सब का उपयोग जो सो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ किया जाता था इंडिया में ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने में किया जाता था, क्योंकि उस समय जो सो बिजली नहीं थी, आधुनिक उपकरण नहीं थी, जिसके कारण से ये सब का उपयोग मनुष्य जो है सो धीरे धीरे जो सो करते थे और इससे जो सो समय बहुत लगता था सिंचाई करने में। तो अभी के ज़माने में आप देख सकते हैं कि अभी तो बहुत तरह के सिंचाई करने के जो सो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कम समय में अधिक काम कर देते हैं। फिर आगे कहा जाता है छिड़कता तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे कि छिड़कता तंत्र क्या होता है कि जब पानी को पूरा तरह से छिड़का जाता है और वह जो समान मात्रा में जो सो भूमि में पड़ता है, जहाँ असमतल भूमि होता है, समतल भूमि नहीं होता है, तो उस पर जो सो क्या होता है, वहाँ जो सो पानी का लेवल एक ही मात्रा में जाता है, जिसके कारण से वहाँ जो सो पौधे को जो सो उगने में अधिक सहायता होती है। फिर आता है डीप तंत्र। दूसरा आता है डीप तंत्र, और इस विधि के अंतर्गत पाइपों से सिंचाई की जाती है। और डीप तंत्र के अंदर जो सो पाइप से सिंचाई की जाती है और पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके जो सो क्या किया जाता है, जल दिया जाता है, जिससे पौधा जो सो पानी को व्यर्थ नहीं जाने देता है और उस पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है सो लेता है। आप देख सकते हैं कि डीप तंत्र किस प्रकार से है। आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका मिलता जा रहा है। फिर आगे खरपतवार से सुरक्षा कि खरपतवार होता क्या है कि जैसे कि धान की खेती किया तो उसमें जो सो अनेक प्रकार के फसल भी उगाते हैं, अनेक प्रकार के हानिकारक जो सो पौधे उगाते हैं, जिसे हम खरपतवार या जंगली घास फूस कहते हैं, वो उगाते हैं, तो उसे हम खरपतवार कहते हैं, उसे हटा देना चाहिए वहाँ से। तो देखिए कहा जाता है, क्या आपने देखा है कि खेतों में फसल के अलावा साथ साथ पौधे भी उग जाते हैं, उसे ही खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार हटाने की विधि जिसे निकाई कहते हैं, हमारे गांव में जो सो खरपतवार हटाने की बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जो हाथ से जो हमारी घरों की महिलाएं होती है वह
करती है। फिर आगे कहा जाता है खरपतवार की विधि निकाई कहलाती है। और निकाई क्यों जरूरी है? निकाई जरूरी है क्योंकि खरपतवार फसलों को मिलने वाले जल, पोषक जल, प्रकाश संश्लेषण, ये जो सब होते हैं, ये जो सब खरपतवार ही उनसे ले लेते हैं, जिसके कारण से फसल जो है सो अच्छी तरह से जो है सो विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से फसल जो है सो मरने लगते हैं। फिर आगे कहा जाता है कि किया जाता है जिससे खरपतवार मर सकते हैं और परंतु फसल को कोई हानि नहीं हो, इसी कारण से खरपतवार को वहाँ से हटा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि खरपतवार को मारने के लिए जो सो क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, जो इस व्यक्ति जो है सो मुँह ढककर कर रहा है। और इससे खरपतवार जो है सो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, पौधे लग जाते हैं या कीट उसमें लग जाते हैं तो मर जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब फसल तैयार हो जाता है तो उसका कटाई कैसे किया जाता है। तो कटाई देखते हैं। अब देखिए कटाई क्या होता है कि जब फसल जो सो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब कटाई की जाती है। तो उसके लिए भी कुछ अनेक प्रकार के औजार हैं, जो कुछ मशीन से भी की जाती है और हमारे गांव में जो सो अभी भी हाथों से कटाई की जाती है, क्योंकि गांव जो होता है उतना पैसे वाला लोग नहीं होते हैं जो मशीन से कटाई कर सके। तो देखिए कहा जाता है फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। कटाई के दौरान यह पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीना लग जाता है और फसल पकते ही उसे कटाई की जाती है। कटाई में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हमारे देश में समान दांतों की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। आजकल इस काम के लिए मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है और ये जो सो अब मशीन भी जो सो कटाई का काम कर दे रहा है। फिर आगे आता है थ्रेसिंग। अब आइए अब जानते हैं कि कटाई के बाद अनाज के दाने और भूसे को एक साथ उन्हें अलग कैसे किए जाते हैं। काटी हुई फसलें में बीज या दानों को भूसे के अलग थ्रेसिंग द्वारा करते हैं। जो थ्रेसिंग मशीन होता है वह जो सो दाने को अलग कर देता है और भूसे को अलग कर देता है। कैसे एक साथ कटाई कैसे एक साथ होता है कटाई एवं दोनी। इस कार्य को करने के लिए कंबाइंड मशीन का उपयोग किया जाता है और यह जो सो हेवर्स थ्रेसिंग का संयुक्त होता है, जिसे यह कटाई के साथ साथ जो सो दोनों कर देता है। फिर आगे क्या है ओसाई। दोनी से प्राप्त अनाज के छिलका भी शामिल रहता है और छिलका को दोनों से अलग करने की विधि को औरास कहते हैं। फिर आगे आता है भंडारण। देखिए अब कटाई हो गया और जो सो जब दाने और भूसे को अलग कर दिया गया है तब वह जो सो उसका भंडारण सबसे अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसे अब रखने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद अनाज का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित करने की विधि होती है और उसे भंडारण हम कर देते हैं, क्योंकि उसे भविष्य के लिए अब रखना है तो उसे भंडारण कह देंगे। क्या आपको अनाज को धूप में सूखते देखा है? ऐसा क्यों किया जाता है? ताज़ा कटाई वाले फसल में अनाज 6 से 8% तक नए रहते हैं और अनाज में भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी उससे कम हो जाता है और वह जो सो भंडारण रहने में वह जो सो अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो सो बड़े जो सो क्या बोल सकते हैं, एक तरह से टैंक है, उस तरह में जो सो भंडारण किया जाता है। फिर चावल को जो सो बोरे में जो सो भंडारण किया जाता है। यानी कि भंडारण के लिए जो सो एक उपयुक्त जगह होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक उपयुक्त जगह नहीं हो, एक अच्छी जगह नहीं हो, भंडारण करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है क्रियाकलाप। आप जानते हैं कि कृषि की अनेक अतिरिक्त जंतु भी हमारे भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन की सूची तैयार कीजिए। नाम लीजिए, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दूध जो सो हमें गाय से मिलता है। फिर अगला जो सो और बहुत ऐसे हैं जो आप सूची बना सकते हैं। और आगे कहा जाता है इस सारणी में आप जंतुओं से प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ सूची बनाते हैं। आप समुद्री तट पर रहने वाले लोग को मुख्य
मुख्य रूप से भोजन जो सो मछली देखते हैं। यानी कि जितने भी वो खाद्य पदार्थ बनाते हैं लोग, उसे जो सो यहाँ लिखना है। और उचित भोजन, आवास एवं देखभाल प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर पशु पालन भी किया जाता है। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अपने दोस्तों को भी जो इस वीडियो को शेयर कर दें। और इसका प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रश्न उत्तर का वीडियो, तो वहाँ से प्रश्न उत्तर का भी जो है सो वीडियो देख लें। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।